नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 17 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ PET एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में बात करेंगे। होम मिनिस्ट्री अनाउंसेस न्यू कैटेगरी ऑफ ई इमरजेंसी वीजा, यानी ई आपातकालीन वीजा की नई श्रेणी की घोषणा की है। किसने? गृह मंत्रालय ने। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, भारी उथल पुथल मच गई है हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में। वहां पर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। द तालिबान हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द होल of Afghanistan. The Afghanistan citizens are running here and there to escape from their own country. और आप लोगों ने कल देखा होगा किस तरह से विमान की ओर दौड़ रहे थे, जैसे लग रहा होगा कि कोई पैसेंजर ट्रेन के लिए वो लोग दौड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये मौजूदा राजनीतिक संकट जो है, करंट पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीजा नेम्ड ई इमरजेंसी XMISC वीजा हैज बीन स्टार्टेड। तो दोस्तों इसमें ऑल कंट्रीज इन अफगानिस्तान engage in the exercise of bringing back their citizens safely, यानी सभी देशों के लोग अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा भारत का विदेश मंत्रालय लगातार वहां पर नजर बनाए हुए है। जैसा कि आपने देखा होगा 120 से अधिक यात्रियों को लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन वीजा प्रावधानों का जो है समीक्षा किया। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह वीजा अफगानी नागरिकों को भी दिया जा सकता है, लेकिन वह 6 माह तक के लिए होगा, जो भी अफगानी नागरिक यहां आना चाहता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, PM अनाउंसेस नेशनल हाइड्रोजन मिशन। दोस्तों हम लोगों ने 75वीं वर्षगांठ पर, यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर दी है। थ्रू दिस ए टारगेट हैज बीन सेट टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब इन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी भारत को ग्लोबल हब बनाने का टारगेट रखा गया है। तो द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल विल रिड्यूस द यूज ऑफ डीजल पेट्रोल एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, यानी अगर हम इसको बना लेते हैं, इसका डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतों को आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि हम 85% ऑफ ऑयल का जो इंपोर्ट पर हम लोग बेस्ड हैं, तो यह आयात भी घटेगा। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक बिग एडवांटेज ऑफ दिस विल आल्सो बी दैट इट विल हेल्प इन कार्बन पोल्यूशन, यानी कह सकते हैं कि प्रदूषण को कम करने में यह मदद भी करेगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मिलाकर यूज किया जा सकता है। भारत में अभी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 तरीके की टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट टेक्निक वाटर इज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एंड यह कह सकते हैं कि दैट इज द इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट हाइड्रोजन विल बी मेड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्स विल बी एबल टू रन फ्रॉम इट, यानी कह सकते हैं कि पानी से गाड़ी चलेगी। दिस विल बी पॉसिबल ओनली विद दोज कार्स विच रन ऑन हाइड्रोजन गैस, यानी यह सिर्फ उन्हीं कारों के साथ मुमकिन हो सकेगा जो हाइड्रोजन गैस से चलती हैं। वहीं सेकेंड जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़ना, यानी ब्रेक डाउन नेचुरल गैस इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके 2 फायदे हैं, यानी हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज यूज्ड एज फ्यूल एंड कार्बन इज यूज्ड टू मेक स्पेस, एरोस्पेस, ऑटो, शिप एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसके 2 प्रकार
प्रकार के यूज किए जा सकते हैं। तो ये दूसरा जो टाइप्स है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भारतीय रेलवे ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है और यह ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करने का सबसे बेहद आसान तरीका होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जीरो होगा। बहुत सारे देश जैसे जर्मनी, पोलैंड, इन लोगों ने भी टेस्ट शुरू कर दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। जैसा कि आपको पता है यह मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ था। कब? यह ध्यान रखेंगे वर्ष 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, यानी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो 1915 ये याद रखिएगा। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो ये 3 राज्य अस्तित्व में आए थे। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सेपरेट हुआ था एंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए डिस्ट्रिक्ट और 18 तहसील की घोषणा कर दी है और ये 4 नए जिले हैं मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़। तो इस तरह से यह गठन के बाद अब राज्य में 32 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा राज्य की जनता को रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना, जो अब श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जानी जाएगी। इसी तरह से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया जाएगा जिसे मिनीमाता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मिनीमाता 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी, तो उन्हीं के नाम पर नगर निगम और जिला मुख्यालय पर इस तरह से मिनीमाता उद्यान का भी निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में हमने बता ही दिया, वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। एक्सरसाइज जायर अल बहर बिटवीन द इंडियन नेवी एंड कतर अमीरी नौवेल फोर्स, जिसे QENF भी कहेंगे। तो भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नेवल फोर्स के बीच जायर अल बहर अभ्यास संपन्न हुआ। दोस्तों यह 9 से 14 अगस्त तक यह किया गया था। कहां पर? फारस की खाड़ी में। क्यों फारस की खाड़ी में? क्योंकि कतर फारस की खाड़ी के तट पर ही तो स्थित है। तो यह जो है अभी आगे मैप में हम और अच्छे से देखेंगे। तो भारतीय जल सेना द इंडियन नेवी इज कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विथ मेनी कंट्रीज टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। यानी आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी, कीनिया के साथ भी। तो इस तरह से लगातार अपनी समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है भारत और उसी की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ती है। कतर और भारतीय नेवी ने यह अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, जायर अल बहर। याद हो जाएगा। तो इस तरह से अभ्यास के दौरान नेवी के जवानों ने कई तरह के ऑपरेशनों में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का एक्सरसाइज किया। तो यह कहां पे किया गया? फारस की खाड़ी में। इससे पहले भारत, जापान, अमेरिका सहित कई देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कराया जा रहा है। तो इस तरह से आपसी संबंध भी इससे मजबूत होंगे। यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं, यह सऊदी अरब प्रायद्वीप में ही यह कह सकते हैं इसको स्पर्श कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी साउथ ईस्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात को टच कर रहा है और साउथ वेस्ट में जो है यह सऊदी अरब को टच कर रहा है। और ये पूरा देख रहे हैं ना पर्सियन गल्फ, ये भी एक तरह से पेनिनसुला है। इधर भी पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ सी, जो 3 ओर से सागर से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपना भारतीय प्रायद्वीप क्या है? इंडियन पेनिनसुला देख रहे हैं ना, इंडियन ओशियन इधर 3 ओर से घिरा हुआ है। तो इसी तरह से यह कतर भी है। इसकी कैपिटल दोहा है। बहुत अमीर देश है, यहां पर बहुत सारे पेट्रोल के भंडार हैं। तो यहीं पर पर्सियन गल्फ में यह किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यासीन रिजाइन आफ्टर लूजिंग मेजॉरिटी। दोस्तों बहुमत खोने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। यह उनका पिक्चर है। और मलेशिया कहां है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर है। तो यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने 18 महीने से भी कम समय के कार्यकाल के बाद रिजाइन कर दिया है। और दोस्तों यासीन हैज बिकम द कंट्री शॉर्टेस्ट सर्विंग लीडर, यानी सबसे कम अवधि तक रहने वाले यह प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। और यह जो है विश्वास मत खो चुके हैं।
हालांकि 13 अगस्त को मोहिउद्दीन ने स्वीकार किया कि उनके पास बहुमत नहीं है, अब 2022 में इलेक्शन होना है, तो इसी पर उन्होंने कहा, लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अंततः उन्होंने राजा को अपना इस्तीफा दे दिया। यह मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह मलेशिया यहां भी अवस्थित है, यहां भी अवस्थित है। यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। यहीं पर देख रहे हैं सिंगापुर है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। 100% अर्बनाइज कंट्री है सिंगापुर। और दोस्तों यहां जोहोर बाहरू लिखा ना, तो जोहोर स्टेट ही सेपरेट करता है मलेशिया एंड सिंगापुर को, यह भी ध्यान रखेंगे। यहां पर भी देख रहे हैं यह एक स्टेट है और यह फिलीपींस इसके उत्तर में है। तो यह सारावाक सवाह जो है द्वीप है, यहीं बीच में ब्रुनेई कंट्री भी है जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगबान है। और दोस्तों माउंट कीनाबालू हाईएस्ट पीक ऑफ मलेशिया, माउंट कीनाबालू याद रखें 4095 मीटर ऊंची है, यह मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर किंटा घाटी है जो कि फेमस है किसके लिए, टिन के लिए। टिन की सबसे बड़ी पेनांग घाटी, किंटा घाटी, इपोह, यह सब यहां टिन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। दोस्तों इसकी घोषणा 12 नवंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। और यह क्यों किया गया, कोविड-19 को देखते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए। तो इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्कीम, या इसको आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ज्यादा सही रहेगा। तो सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल दोज एस्टैब्लिशमेंट्स हु विल मेक न्यू रिक्रूटमेंट्स, यानी जो लोग उनको सब्सिडी देगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे, जो लोगों को रोजगार देंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इनकरेज न्यू एम्प्लॉयमेंट, यानी नए रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान या योजना की शुरुआत की गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। माइक्रोब डिस्कवर्ड, यानी माइक्रोब की खोज हुई है और यह खोज बहुत बड़ा कह सकते हैं कि परिवर्तन कर सकता है मलेरिया से फैलने वाले रोगों से, यानी मलेरिया फैलने से रोकने में मिल सकती है बहुत बड़ी कामयाबी। तो यह एक तरह से बहुत ही अच्छी डिस्कवरी है। मलेरिया के बारे में जानते हैं, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। दोस्तों मलेरिया से खासकर अफ्रीका महाद्वीप के देश बहुत सारे ग्रसित हैं, यानी वर्ल्ड के 93% केसेस अफ्रीका महाद्वीप, वैश्विक मलेरिया 93% से अधिक मामले क्या है इसी इलाके में होते हैं, खासकर उप सहारा अफ्रीका रीजन में। और अपने भारत में भी कह सकते हैं ये जो गोरखपुर वाला रीजन है उत्तर प्रदेश, यानी तराई बेल्ट में जहां पानी की रुकावट होगी वहां इस तरह के मच्छर, उसको मलेरिया पैरासाइटिक कहते हैं। और यह जो है कह सकते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और दोस्तों मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसमें जैसे कुनैन की छाल, कुनैन की गोली दी जाती है, अब तो लेरियागो, बहुत सारी जो है दवाएं आ गई हैं। कहा जाता है कि बॉडी में जो स्प्लीन होता है, हाँ, तो स्प्लीन में जो है प्लीहा कहते हैं जिसको, तो उसी में वह जा करके अंदर ऐसे ही स्प्लीहा, हार्ट के नीचे आप जाएंगे थोड़ा सा, तो उसी में यह जाकर डोरमेंट स्टेज में चिपक जाता है। तो बोलते हैं कि यह प्रोटोजोवन जल्दी समाप्त नहीं होता, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो फिर अटैक करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन नहीं हो पाया है। अगर इस माइक्रोब की खोज से हो सकता है कि नई आशा की किरण जग जाए। तो इस तरह से अध्ययन में कहा गया है कि एक सूक्ष्म जीव जो नर और मादा मच्छरों के बीच फैलता है, लेकिन यह उनके प्रजनन को भी रोक सकता है। तो इस तरह से मलेरिया को इससे नियंत्रित किया जा सकता है और इसका नाम क्या रखा गया है, माइक्रोस्पोरिजिया एमबी नामक सूक्ष्म जीव, जो प्रजनन के दौरान एक मच्छर से दूसरे मच्छर में जा सकता है। अध्ययन में यह पाया गया है। इट कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, यानी जो संक्रमित मच्छरों से मलेरिया परजीवी के फैलने को यह रोक सकता है। तो यह महत्वपूर्ण खोज है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हर्षित राजा बिकेम द 69th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने कौन, हर्षित राजा। तो दोस्तों इन्होंने जो है शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बील मास्टर ओपन 2021 में डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रा के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। यह 20 ईयर ओल्ड है, पुणे से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन
आनंद थे। इन्हें पहला, याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, जो स्पोर्ट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, पहला इन्हीं को मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। और दोस्तों, ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन द्वारा ही शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाता है। और यहाँ पर हमने विश्व शतरंज यानी फीडे के बारे में दे दिया है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। जेफरी डी बॉर्ग इसके सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हम पूर्व राष्ट्रपति, जो अब नहीं है, प्रणब मुखर्जी जो है, इनका देहांत हो चुका है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी दोस्तों। तो इनकी पुस्तकें जैसे 1969 में मिड टर्म पोल आई थी, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आई थी 1984 में, एंड 1987 में ऑफ द ट्रैक आई थी, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन 1992 में आई थी। एक टर्बुलेंट ईयर भी 2016 में आई थी, ये भी पिक्चर देखिएगा। यह ड्रामेटिक डिकेड कहेंगे इसको 2014 का। द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स, यह भी 2014 में आई थी। सेलेक्टेड स्पीचेज, ये 2015 में आई थी। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17, यह 2021 में आई थी। यही उन्हीं के मृत्यु के बाद ही इसको लॉन्च किया गया था। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। महत्वपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। दिस कंपनी ऑफ आधार पूनावाला हैज बिकम ए मल्टी बैगर, गेव मोर देन 500 रिटर्न। यानी आधार पूनावाला की यह कंपनी बन गई है मल्टी बैगर, यानी 500% से अधिक दिया रिटर्न। यानी कोई कंपनी अगर ज्यादा रिटर्न देती है, हाँ, तो यह ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए हमने इसको दिया है मल्टी बैगर शेयर क्या होते हैं। मल्टी बैगर शेयर या स्टॉक कई गुना ज्यादा जो रिटर्न देते हैं उन्हें मल्टी बैगर्स कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह कंपनी जो 500% से अधिक बढ़ गया है, अकेले इस साल लगभग 340% बढ़ा हुआ है। सोचिए 30 रुपए प्रति शेयर लेवल से बढ़कर 180 रुपए। सोचिए इसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उनका दाम कितना तेजी से बढ़ा होगा। तो इस तरह से पूनावाला फिनकॉर्प को पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता था, अब इसको जो है इसमें मर्ज कर लिया गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आधार पूनावाला। पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन भी यही हैं। तो अभी 22 जुलाई 2021 से यह प्रभावी होगी। यह कंपनी को इन्होंने ओवरटेक कर लिया है। तो अब यहाँ पे मल्टी बैगर के बारे में बता ही दिया, ये ध्यान रखेंगे, तो इसको जरूर देखिएगा, यह एक टर्मिनोलॉजी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 मैचों की श्रृंखला चल रही है, 5 टेस्ट मैच होंगे, जिसमें से भारत ने बढ़त बना ली है 1-0 से। और दोस्तों यह जो है बढ़त उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में हराकर बनाई, जो कि लॉर्ड्स का मैदान में 19 मैच, यानी टोटल भारतीय टीम ने टोटल 19th मैच खेले हैं, मात्र 3 मैच अभी तक जीते हैं। सोचिए, जो कि अभी कल जीता गया है। और इससे पहले 1986 में और 2014 में MS धोनी की कैप्टेंसी, 1986 में कपिल देव की कैप्टेंसी में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर यह मैच जीता था। तो तीसरी बार जो है भारत जीता है। तो इस मैच में केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक्स से खबरें आ रही हैं। तो इंडियाज लार्जेस्ट कंटिजेंट लीव्स फॉर टोक्यो, भारत का सबसे बड़ा सदस्यीय दल हुआ टोक्यो रवाना। तो दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक गेम अभी भी समाप्त हुआ है। तो इस बार के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक पदक जीता है। तो इस तरह से 4 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर एंड 1 गोल्ड के साथ 7 मेडल। अब पैरालंपिक गेम में भी हमारे खिलाड़ियों का हुनर देखने को मिलेगा। तो 24 अगस्त से पैरालंपिक गेम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। इसमें 54 सदस्यीय भारतीय दल को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवाना किया। तो इस तरह से 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत 9 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन खेल इसमें शामिल हैं। भारतीय दल में भाला फेंक देवेंद्र झाझरिया, जो कि 2004 और 16 में गोल्ड मेडल जीता था, मरियप्पन थंगावेलु, भाला फेंक के ही विश्व चैंपियन संदीप चौधरी भी शामिल होंगे। और दोस्तों इस बार के जो ध्वजवाहक होंगे वह मरियप्पन थंगवेलु ही होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और दीपा मलिक भारतीय
पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। पीसीआई यानी पैरालंपिक, भारतीय पैरालंपिक के महासचिव गुरशरण सिंह भारतीय दल के प्रमुख होंगे। और अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की सीरीज लिए हैं और ज्योग्राफी में वो भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, बहुत ही सरल से कठिन की ओर। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि लगभग हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, वहां से एक प्रश्न इस टॉपिक से आते ही आते हैं, यानी इंडिया की लोकेशन, बॉर्डर एंड पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक मैप, यानी एक तरह से मानचित्र के द्वारा हम भारत का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर ये फैक्ट हैं, हम मानचित्र में आते हैं। जैसे अब देखिए ये ग्लोब है, तो यह विश्व में अपने भारत की स्थिति कहां है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे भारत का, जैसे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है। तो जैसे देखिए ग्लोब बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये खड़ी खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, यानी इसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं कि नहीं। और लेटी हुई रेखाओं, लेटी मतलब लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझ गए। और दोस्तों इस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, इसे जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, पूरे विश्व के समय का निर्धारण देख रहे हैं ना, यहां लंदन से गुजरती है और इसके ईस्ट में जाते हैं तो समय प्लस होता है, वेस्ट में जाते हैं तो समय माइनस होता है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसी तरह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, यह किसे क्या कहेंगे, इक्वेटर लाइन कहेंगे, एंड इसको विषुवत रेखा कहेंगे, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। लेकिन अगर यही 0 डिग्री देशांतर को भी कर दिया जाए तो पृथ्वी को, यानी पूरे विश्व को हम 4 गोलार्धों में बांट लेंगे, यानी दे आर डिवाइड इन 4 हेमिस्फीयर। यानी अब इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो 4 गोलार्ध हो गए कि नहीं। अब यहां पर अगर बात की जाए कि हमारा भारत है कहां, तो भारत को एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये मानचित्र देखकर तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर रोज आप देख रहे हैं तभी आपको पता होगा कि हमारा भारत है कहां। जैसे अगर बात किया जाए कि अमेरिका कहां है, तो नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में पड़ेगा। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि चारों गोलार्धों में स्थित है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी, यानी यहां पर देख रहे हैं ना, नॉर्थ वेस्ट में भी छू रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी छू रहा है, साउथ वेस्ट को भी छू रहा है और साउथ ईस्ट को भी। तो इस तरह से कह सकते हैं सभी गोलार्धों में यह अवस्थित। इसके 3 जो महत्वपूर्ण इमेजिनरी लाइन है, देख रहे हैं ना, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, यह तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और भारत से कौन सी गुजरती है, तो कर्क रेखा, जिसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा। तो यहां पे फैक्ट है, इनको आप देखिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब देखिए कि अब कैसे आपने, ये तो मैंने आपको मैप में देखकर बता दिया, कैसे आप किसी भी देश को देखने के लिए आप क्या करें। तो अब देखिए, जैसे कि आप अगर एटलस मैप खोलते हैं, कोई भी आपके पास मैप होगा, ऑक्सफोर्ड का होगा, स्टूडेंट का एटलस, जो भी हो, कोई नया मत लीजिएगा, जो भी हो उसी को आप देखिए, लास्ट में इंडेक्स में देखेंगे ABCDE इस तरह से लिखा रहता है कि नहीं। तो अब ए से मतलब, अब ए से संबंधित जितनी भी लोकेशन है आपको पता चल जाएंगी। ए से मान लीजिए कि इलाहाबाद, अब उसे प्रयागराज हालांकि कहते हैं, तो अब इलाहाबाद देखोगे तो अब इलाहाबाद को आप अपने इंडिया के मैप में कैसे ढूंढोगे, तो वहां पर इंडेक्स में आगे लिखा होगा 23 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से आप, तो जैसे अपना भारत की स्थिति अगर हम लोग बात करें तो भारत की स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये लिखना नहीं भूलिएगा, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो अब देखिए इसको कैसे आप यहां पर देखेंगे, तो 0 डिग्री नॉर्थ बोल दिया, तो यानी हमको उत्तर में ढूंढना है अपने भारत को। तो अब यहां से आगे बढ़ोगे तो 0 से 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं ना, 8 आ गया कि नहीं। तो अब 8 से लेकर के
36। अब देखिए यहां से 0 से पहुंचे 8 हो गया, धीरे धीरे बढ़े तो यहां पर 37, ये 40 है तो 40 के नीचे ही होगा, यानी हमारा भारत 8 डिग्री से ये 40 मिनट के बीच में स्थित है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? अक्षांशीय विस्तार। अब यही देशांतरी विस्तार की बात की जाए यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, तो 68 डिग्री ईस्ट, देखिएगा ईस्ट लिख दिया, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो अब देखिए यहां से शुरू करोगे, ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, तो 0 डिग्री से अगर आप आगे बढ़ोगे तो 40 आया, फिर 80 आया, अब हमारा क्या कहां है? 68 डिग्री है। तो 68 डिग्री यानी यहां पर 68 डिग्री हो गया, 68 यानी 68 टू 97, तो यह जो है, और बीच में भारतीय मानक समय रेखा। तो इस तरह से मानचित्र देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी देश को आप ढूंढ सकते हैं इंडेक्स में जाकर के, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल, और उस पेज नंबर लिखा रहेगा आपकी बुकलेट में, तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर देखिए भारत को यहां पर हमने किस आधार पर किया है? एक तो अक्षांशीय देशांतरी आधार पर, फिर किलोमीटर के आधार पर, यानी भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर में है, यानी कह सकते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ, और ईस्ट टू वेस्ट कितना इसकी चौड़ाई है? 2933 किलोमीटर है। तो यह किलोमीटर के आधार पर देख लिया भारत को, अक्षांशीय देशांतरी आधार पर देख लिया। अब हम भारत को बात करेंगे बिंदु के आधार पर, यानी भारत का नॉर्दर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, और साउदर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, कहां अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। इसी तरह से ईस्टर्न पॉइंट कहां है? वालांगू में है, किबूथू नामक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से वेस्टर्न पॉइंट कहां है? तो राजहर क्रीक में है, गौरू माता नामक स्थान पर, तो यह गुजरात में है। तो बिंदु के आधार पर भी देख लिया, अक्षांशीय देशांतरी आधार पर देख लिया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज। तो पॉपुलेशन में क्या है? इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है कि नहीं? तो इस तरह से पहले स्थान पर कौन है? चीन है। तो इसी तरह से एरिया वाइज अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी देख रहे हैं ना 7वां स्थान है। तो इसको याद करने का स्टाइल याद रखिएगा, ट्रिक RCCUBAI, रकुबाई। तो आर से हो गया रूस, कनाडा हो गया, अनदर सी से हो गया चीन, यूएसए से, यू से हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और आई से हो गया इंडिया। तो इस तरह से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है, जबकि चाइना का 19.4% है। तो इस तरह से विश्व में हर 6वां व्यक्ति आपको भारत का ही मिलेगा कहीं भी जाओगे। इसी तरह से भारत में हर 6वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात किया, यहां से आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यानी 3 प्रकार के। एक तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाउ मेनी स्टेट, इंडियन स्टेट पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। पहला प्रश्न हो गया। फिर कौन सी जो कैपिटल सिटी है एकदम नियर, यानी आप देखते हैं झारखंड कभी जाएंगे तो जैसे ही रांची पहुंचेंगे लिखा रहेगा कर्क रेखा में आपका स्वागत है, तो यहां पे रांची है दोस्तों, यही पागलखाना भी है। तो रांची में जो है, रांची से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए ये 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि इन 8 राज्यों की कितनी कैपिटल्स हैं कर्क रेखा के नॉर्थ में है, कितनी कर्क रेखा के साउथ में है। तो यहां पर आप देखें गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल 2 हो गया, कलकत्ता जो है 3 हो गया, यह कर्क रेखा के दक्षिण में है, और उत्तर में जयपुर है, और मिजोरम की आइजोल उत्तर में है, त्रिपुरा की अगरतला उत्तर में है, ध्यान रखेंगे, और रांची जो है पूरी तरह से इसी पर है। तो इस तरह से इसको याद रख, छत्तीसगढ़ की रायपुर, तो ये 4 जो है राजधानियां दक्षिण में है, 3 राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है। अब बात करते हैं, अब ये देख रहे हैं ना कि भारत की जो
स्टैंडर्ड टाइम है 82.5, इसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो अब भारतीय मानक समय रेखा, अब यहीं पर देखिए इसको 68 डिग्री देखिए ना, यहां पर मैंने बोला था, और यह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। तो और यह देख रहे हैं ना इलाहाबाद प्रयागराज, जिसे एनसीईआरटी में मिर्जापुर भी लिखा रहता है, एकदम जैसे ही नैनी गुजरेंगे मिर्जापुर स्टार्ट हो जाता है। तो 82.5 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम ग्लोब में अगर बात करें तो यह जो है यहां से लंदन से गुजर रही है, अपना भारत कहां 82.5 है। तो भारत और लंदन के बीच समय का अंतराल कितना होगा? तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 4 मिनट होता है। तो 82 इंटू 4 इक्वल टू कितना हुआ? 328 मिनट। और दोस्तों आधा डिग्री और है तो 2 मिनट और जोड़ दो, तो 330 मिनट हो गया कि नहीं? और 330 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटा 30 मिनट हो गया। यानी भारत और लंदन के बीच जो समय का अंतराल है 5 और 30 मिनट का है। हमने सारे फैक्ट दिए हुए हैं और इसी तरह से देखने का प्रयास करिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ये सारी बातें। और इसको जो है नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसका पॉलिटिकल बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य, यहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, इसको हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही करिएगा और इसको जरूर रिवीजन करिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं नीतू गौतम, मोहम्मद मोनाजिर सुहैल, स्वाति सिंह, विनोद जायसवाल, साई तेजा डुग्गी, निधि राठौर, एस कुंदन, त्रिवेणी बघेल, सूरज उपाध्याय, अजय कुमार, संजय नेगी, एकता, श्रवण खालिंग, मिली, अभिषेक यादव, गोलू पासवान, स्नेहा शर्मा, पूर्णिमा जायसवाल, अंशुल, रवि पटेल, स्वागतिका दलाई, मुस्कान हरुण शेख, रेणु बाला, स्वप्निका सिंह, डॉक्टर BL देवांगन, संदीप यादव, पृथ्वी, वित्तल पाटिल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड ए न्यू कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीजा नेम्ड E-Emergency XMISC वीजा इन व्यू ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस फॉर विच कंट्री। यानी किस देश में राजनीतिक संकट को देखते हुए भारत ने यह इमरजेंसी वीजा या इलेक्ट्रॉनिक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की है? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान या मलेशिया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। यानी अपने राज्य में कितने जिलों की घोषणा की है? 2, 3, 4 या 5? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली कंडक्ट द जायर अल बहर एक्सरसाइज? सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया? बैंकॉक, कुआलालंपुर, टोक्यो, मनीला? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च्ड? 2018, 19, 20 या 21? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज मलेरिया? मलेरिया किस प्रकार का, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि प्रोटोजोवन डिजीज है कि फंगल डिजीज है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 to 17? अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक? देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगवेलु, संदीप चौधरी, वरुण सिंह भाटी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 4, 5, 6? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने में कंजूसी ना करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।